स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में अचानक से एक दिन एक लड़की पहुंचती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। और उस लड़की ने एक और बात कही कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसके चेहरे पर उसका डर साफ दिख रहा था। और उसने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं बचा सकते, तो मुझे यहीं पे जहर दे दीजिए। ये क्या पूरा मामला था, ये आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा केस था और बाद में एक ऐसा रेस्क्यू मिशन बना जो कि इंडियन डिप्लोमेसी का एक इसको अध्याय माना जाता है, एक अलग पड़ाव माना जाता है। एक ऐसा केस जिस पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है, द डिप्लोमेट। इस मूवी में बहुत कुछ चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम अपने एपिसोड्स में आपको बिना किसी लाग लपेट के जो जैसे हुआ है उस तरह से बताते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसी केस के बारे में आपको बताने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था। कैसे एक IFS ऑफिसर ने भारत के शानदार तरीके से महज 20 दिन के अंदर पाकिस्तान से इस लड़की को, जिसका नाम था उज़्मा अहमद, उसे वापस भारत पहुंचाया था। कैसे एक इंडियन एम्बेसी के कपल को इस लड़की के भाभी और भाई बनाया गया। क्या ये पूरा सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी ने, जो उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर थी, क्यों आखिर उन्होंने ऐसा कहा था कि ये भारत की बेटी है और अगर हमें एम्बेसी के अंदर इस लड़की को करीबन 1 साल से 2 साल भी रखना पड़े तब भी हम इसे अंदर रखेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। तो आखिर ऐसा उस लड़की को खतरा किससे था। ये क्या पूरा प्लान था जो पाकिस्तान में चल रहा था, जिसकी वजह से उज़्मा अहमद जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और वो बाहर जाना नहीं चाहती थी। ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है यहाँ पे। और सबसे बड़ा सवाल एक और दोस्तों इसमें यह है कि दिल्ली की उज़्मा अहमद आखिर पाकिस्तान पहुंची कैसे और उसे किससे खतरा था। सारी चीजें आपको पता चलेंगी आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो शुरुआत होती है साल 2017 से। राजधानी दिल्ली के शहादरा इलाके के पास उज़्मा अहमद नाम की एक 27 साल की लड़की रहती थी। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो उसके अंकल और आंटी थे, उन्होंने बचपन से ही उसे अडॉप्ट कर लिया था। उन्हीं के साथ में वो रहा करती थी। उज़्मा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई देहरादून में की। देहरादून से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में उज़्मा ग्रेजुएशन के लिए मलेशिया जाती है। मलेशिया उसका जाना हुआ और मलेशिया के निलाई में इंटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां से उसने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए एडमिशन ले लिया। करीबन 2007 में उज़्मा का जाना हुआ मलेशिया। 2011 तक वो मलेशिया में रहती है, अपनी डिग्री खत्म करती है, वहां से अपना पूरा सामान लेती है। उसके बाद वापस 2011 में भारत आ जाती है। भारत आने के बाद उसने कुछ जगह, अलग अलग जगह काम किया। इस बीच में उज़्मा की शादी भी हुई नौशाद नाम के एक शख्स के साथ में। इस शादी से इनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन शादी जो थी वो लंबे समय तक चल नहीं पाई और उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये समय था जब उज़्मा ने अपना एक और कोर्स किया। उसने फिजियोथेरेपी का कोर्स भी किया। ये करीबन समय बीतते बीतते 6 साल निकल जाते हैं जब वो मलेशिया से ग्रेजुएशन करके अपनी वापस भारत आई थी। 6 साल के बाद करीबन 2017 का वो साल आता है। 2017 में एक बार फिर से उज़्मा ने सोचा कि अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में मलेशिया जाया जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो वहाँ पे रही थी 3 से 4 साल, उस समय वो घूम फिर नहीं पाई थी उतना ज़्यादा पढ़ाई के कारण। यहाँ पे उज़्मा ने प्लान किया कि एक बार फिर अब मलेशिया जाया जाए। करीबन 1 महीने के लिए वहाँ पे रहेंगे और घूमने के उद्देश्य से जाएंगे। मलेशिया पहुँचते हैं ये लोग 2017 के शुरुआती महीनों में। उज़्मा ने यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर को बुक किया हुआ था पहले से ही अपने उस पूरे ट्रिप के लिए, जो उन्हें पूरा मलेशिया में अलग जगह घुमाने वाला था। वो जो टैक्सी ड्राइवर था, जिसकी टैक्सी थी, वो तो नहीं आया, लेकिन उसने एक दूसरे ड्राइवर को यहाँ पे भेजा था। ये जो ड्राइवर आया, इसका नाम था ताहिर अली। अब ताहिर अली के बारे में आपको बता दें, पाकिस्तान के एक बहुत ही रिमोट एरिया खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर से ताहिर अली आता था। पाकिस्तानी था, बुनेर का रहने वाला था। और बुनेर के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर भी कि पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इस जगह जाने से डरते हैं, यानी दूसरी बार सोचते हैं यहाँ जाने से पहले इस एरिया में। तो बुनेर का रहने वाला था। बुनेर की एक और बात आपको बताएं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं वहाँ से जो कि काम की तलाश में, काम तलाशने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देशों में अलग अलग जगह निकलते हैं, बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। ताहिर भी इन्हीं में से था। ताहिर भी 2010 में मलेशिया पहुँचा था। उसने यहाँ पे अपना टैक्सी ड्राइवर का, एज अ टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे काम शुरू किया था। तो अब खैर उज़्मा से जब ताहिर का मिलना हुआ, जब एक दूसरी टैक्सी के साथ ताहिर यहाँ पहुँचा, तो उज़्मा ने कहा कि आपको तो हमने नहीं बुक किया था, आपको नहीं बुलाया था। बट इसने कहा यहाँ से ताहिर ने कि जो आपने बुक किया था वो अवेलेबल नहीं है, तो आप
आप मेरे साथ यहाँ पे घूम सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली घुमा दूंगा। ताहिर को देखते ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल वो उस समय पे लग रहा था। यानी कि बात के अगर आप उसकी तस्वीरें, उसके फोटोज़ देखेंगे तो उसमें और मलेशिया के ताहिर में ज़मीन आसमान का अंतर था। ताहिर काफ़ी प्रेजेंटेबल लग रहा था। उज़्मा ने जो अपनी मलेशिया की ट्रिप थी, ताहिर के साथ में उसे घूमना शुरू किया। अलग अलग जगह ताहिर ने उज़्मा को घुमाई मलेशिया के अंदर। और इसके बीच में ही दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज है, वो दोनों के बीच में नंबर्स का एक्सचेंज हुआ, बातचीत होना शुरू हो गई। मलेशिया ट्रिप के बाद उज़्मा वापस भारत आ जाती है। भारत आने के बाद ताहिर से उसकी लगातार, क्योंकि बातचीत चली रही थी, काफ़ी सारी बातचीत होती थी। इस बीच में दोनों एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में ही बात करते थे, एक दूसरे को अपने जो पास्ट उनका रहा है वो सब बताते थे। ताहिर ने कहा अपने परिवार के बारे में उज़्मा से कि उसके एक बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो अब उनकी जो वाइफ है, जो उनकी विडो है, जो भाभी है ताहिर की, वो और उनके 4 बच्चे ताहिर के साथ ही उस घर में रहते हैं। उज़्मा ने कहा अच्छा ठीक है, बाकी सी चीज़ें जो बातें थीं वो सब हुई। लेकिन अचानक से ये देखा गया कि अप्रैल 2017 के आसपास से ताहिर उज़्मा से लगातार हर अगले दिन कहने लगा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आती, आपको घूमने पाकिस्तान आना चाहिए, कम से कम एक बार घूमने के उद्देश्य से ही आप पाकिस्तान आ जाइए, मिलना भी हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें उज़्मा को कहता है ताहिर। पाकिस्तान आने के लिए लगातार जो वो कह रहा था, उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जो कि उज़्मा नहीं जानती थी। उज़्मा की गलती यहाँ पे ये रही कि उसने ताहिर की बातों पर भरोसा कर लिया और मन बना लिया पाकिस्तान जाने का। तो उज़्मा अपना भारत से पाकिस्तान जाने का मन जो है घूमने के लिए बना चुकी थी, क्योंकि ताहिर ने उसको कई बार ऐसी बातें कही थी कि पाकिस्तान बेहद खूबसूरत है, स्विट्ज़रलैंड जैसा है। तो ये सारी चीज़ें उसने सुन के सोचा कि देख के आया जाए कैसी जगह है। करीबन 10 दिन के लिए उसने अपना ये प्लान किया था, जो ट्रिप थी पूरी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी कि आखिर पाकिस्तान जाया कैसे जाए। तो उज़्मा ने एक बार पूछा ताहिर से, अप्रैल के ही मिड ऑफ अप्रैल का ये समय था, उसने पूछा कि कोई एजेंट इस तरह का नहीं है जो पाकिस्तान के लिए वीज़ा दे रहा हो या वहाँ से हम वीज़ा अरेंज कर लें, तो आया कैसे जाएगा, और ख़ासकर जहाँ पे आप रहते हैं बुनेर में, खैबर पख्तूनख्वा के रिमोट एरिया में पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे कैसे आ जाएगा। तो ताहिर ने उसे फिर पूरा प्रोसेस बताया। उसने कहा कि पाकिस्तान में अगर आपको बुनेर आना है तो इसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत होती है, जिसमें गारंटी दी जाती है आपके लिए, तब जाके आप बुनेर में एंटर कर सकते हैं, यहाँ का वीज़ा आपको लगेगा, तब आपको यहाँ का वीज़ा मिलेगा। उज़्मा के केस में जो गारंटी दी गई, जो स्पॉन्सर लेटर आया, वो ताहिर के पिता की तरफ से था, यानी कि उस पे साइन जो थे वो ताहिर के पिता के थे। ताहिर ने क्योंकि कह दिया था कि ये जो स्पॉन्सर लेटर है वो मैं आपको बनवा के भेज दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी एम्बेसी में जाके खुद से जाके उसे दिखाना पड़ेगा, खुद जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और लेटर जो है वो हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। उज़्मा इसके बाद एम्बेसी जाती है, पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके दिल्ली के अंदर उसने अपना लेटर ये दिया, स्पॉन्सर लेटर। इस स्पॉन्सर लेटर पे बेसिकली लिखा ये गया था कि उज़्मा की एक रिश्तेदार हैं जो कि बुनेर में रहती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से उज़्मा का उनसे मिलने जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो गारंटी थी, वो जो साइन थे, हस्ताक्षर थे, वो ताहिर के पिता के थे उस पर। और बुनेर में अगर आप देखें तो ये फॉरेन ऑफिसर जो ऑफिसर्स हैं वो भी बताते हैं कि फॉरेन नेशनल्स को पाकिस्तान में वीज़ा लेने के लिए और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए उन्हें किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत है, जो उन्हें गारंटी देगा, यहाँ से एक स्पॉन्सर लेटर देगा, तब जाके वो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो था ताहिर ने उज़्मा का कराया। लेकिन यहाँ से उज़्मा जो थी अपनी तैयारी तो करने लगी थी, पर वो दिन अब आ जाता है 1 मई 2017 का। ये वो दिन था दोस्तों जब उज़्मा घूमने के पर्पज़ से करीबन 10 दिन की अपनी ट्रिप को प्लान करके वाघा बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है। वाघा बॉर्डर क्रॉस करती है, भारत से पाकिस्तान में दाखिल होती है। ताहिर उससे वहाँ मिलने आने वाला था और ताहिर वहाँ पहुँच भी गया था। अपने एक दोस्त के साथ में ताहिर एक कार के अंदर बैठा हुआ था, उज़्मा का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ। और इसके बाद ये लोग यहाँ से पाकिस्तान में जब उज़्मा पहुँच गई तो उस कार में बैठती है उज़्मा, और उसके बाद यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। इस रास्ते में करीबन 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे गाड़ी को चले हुए कि अचानक से ताहिर उज़्मा को कहता है कि आप जानती ही हैं कि बुनेर जो मेरा जो होम टाउन है, वो जगह एक हिल स्टेशन है पाकिस्तान का, बहुत ही सुंदर है और काफ़ी हिली एरिया है, तो आपको हो सकता है रास्ते में लंबा सफ़र रहेगा तो उल्टी आ सकती है, वॉमिट हो सकती है, तो इसके लिए आप एक टेबलेट ले लीजिए। एक दवाई है जो हम लोग भी लेते हैं इस जगह जाने पे, तो आप भी ये ले सकते हैं क्योंकि आपको जिससे वॉमिट ना हो। उज़्मा को एक दवाई दी ताहिर ने और उसके बाद उज़्मा वो जो टैबलेट थी उसको खाती है।
लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये बेहोशी की दवाई है, ये एक स्लीपिंग पिल है। इस टैबलेट को जब उज़्मा ने खाया था तो इसके बाद उसे कुछ नहीं पता था कि 7 से 8 घंटे तक क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रही है, किस इलाके से वो लोग निकल रहे हैं, गाड़ी में क्या चल रहा है। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो रात के 10 बज चुके थे। रात के 10 बजे उज़्मा ने देखा कि वो एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है आस-पास। जो वो भाषा में जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उज़्मा को समझ में नहीं आ रही, ना वो हिंदी थी, ना वो इंग्लिश थी। इसके अलावा उसने देखा कि यहाँ उसको गाड़ी से उतारा जा रहा है, उसके बाद घर में ले जाया जा रहा है। वो घर में पहुँचती है, कोई भी वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश नहीं जानता, लोग अजीब ही भाषा में, अलग भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन उज़्मा को अकेले घर में छोड़कर ताहिर, और ताहिर अकेला ऐसा बंदा था जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों जानता था, वो उसी से सिर्फ बात कर सकती थी। उज़्मा ने देखा कि ताहिर का बिहेवियर जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, और उसे अकेला घर में छोड़कर एक कमरे में, छोटे से एक झोपड़ी के, यहाँ पे उस कमरे में छोड़कर ताहिर बाहर कहीं चला जाता है। उज़्मा ने जब अपना बैग चेक किया तो उसके जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स थे, उसका पासपोर्ट था, वो भी उसमें नहीं था, वो ताहिर ले जा चुका था। ये सारी चीज़ें जब हुई तो इसके अगले दिन ताहिर जब वापस आया उज़्मा से मिलने, उसका बिहेवियर तो बदल ही गया था, लेकिन उसने एक ऐसी डिमांड रखी जिसने उज़्मा के होश उड़ा दिए। ताहिर कहता है उज़्मा से कि हम शादी कर लेते हैं। सडनली आके उज़्मा से कहना शुरू करता है कि हम शादी करते हैं, हम निकाह कर लेते हैं। अब आपको यहीं पे रहना है, ये मेरा घर है, ये पूरा पश्तून हमारे ट्रेडिशन है, पर्दा है, ये सब आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हैं। उज़्मा ने जब मना किया तो इसके बाद ये बताया जाता है, जो कि रिपोर्टेड है, कि ताहिर ने उज़्मा को टॉर्चर किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, इसके अलावा जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा जो दिन था, यानी कि 2 मई का जो दिन था, इस दिन 2 मई 2017 को उज़्मा के साथ पाकिस्तान के बुनेर में ताहिर के घर के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जब अगला दिन आता है, उज़्मा सुबह जब उठती है तो देखती है कि 3 मई 2017 का ये दिन था। अचानक से ताहिर आता है अपने कुछ लोगों के साथ में, कुछ उसके रिश्तेदार भी साथ में थे। उज़्मा को इस घर से दूसरे एक जगह पर ले जाया जाता है और वहाँ पे जाके उसके सिर पर पिस्तौल रख दी जाती है। पिस्तौल रखने के बाद में उसे गन पॉइंट पर निकाहनामे पर साइन कराए जाते हैं। शादी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है गन पॉइंट पर। उज़्मा को यहाँ पे निकाहनामे पर जब उसने साइन किए, तब उसके बाद में जाके जब उसकी एक तरह से शादी वहाँ पे हो चुकी थी, जो पाकिस्तानी जो ताहिर था उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे उज़्मा को तब जाके पता चला कि ताहिर जिन लोगों की अपने भाई की बात करता था कि उसके भाई जो थे उनकी डेथ हो गई थी, उनकी एक वाइफ और यानी ताहिर की भाभी और उनके 4 बच्चे उसके साथ रहते हैं, वो असल में उसके भाई के नहीं, ताहिर के ही बच्चे थे। ताहिर पहले से शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, और ये सब उज़्मा को बाद में जाके पता चला है। 3 मई 2017 का ये आसपास का दिन था। जिस घर में उज़्मा रहती थी, ये जो 4 दिन इसके उज़्मा के जो यहाँ पे निकले हैं, वो उसका ये कहना था कि आसपास में बुनेर में उस घर के आसपास से कई बार बंदूकों की फायरिंग की आवाज़ आती थी। बाहर निकल के जब वो देखती थी तो कई सारी ऐसी लड़कियां उसे दिखती थीं जिनको देख के ही पता चलता था कि वो यहाँ पे ज़बरदस्ती लाई गई हैं, सिर्फ भारत से नहीं, कई अलग अलग देशों से। तो ये सारी चीज़ें उसे यहाँ पे जब दिखती थी तो उसने ये समझ लिया था कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, या उसे कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, कहीं और किसी तरह से यूज़ किया जाए। ये सारी चीज़ें जब थीं तो अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है सामने कि उज़्मा ने 4 तारीख के आसपास में ही, या 3 से 4 के आसपास में, दिल्ली में अपने घर पे संपर्क किया था। और दूसरी एक और रिपोर्ट बताते हैं कि उज़्मा ने मलेशिया में फ़ोन किया था, ताहिर के घर के जो एक लैंडलाइन था वहाँ से, मलेशिया में अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया था। और तब उसने बताया कि अपनी जो सिचुएशन थी, जो उसकी कहानी थी कि क्या हुआ है उसके साथ, और यहाँ से उसे कहा गया उसके रिलेटिव्स के द्वारा कि आपके पास, अगर आपको बचना है, अपनी जान बचानी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के अंदर इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस में आप पहुंच जाइए और वहां पे जाके ऑफिसर्स को अपनी सारी कहानी बता दीजिए। उज़्मा जानती थी कि ये जो टास्क है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो बुनेर में है, यहाँ से इस्लामाबाद जाना अकेले ये पॉसिबल नहीं है, क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इस तरह की चीज़ करने पे उसकी जान भी जा सकती है, ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इसके लिए उज़्मा ने क्या किया, ये आप सुनिए। ये करीबन 4 मई 2017 का दिन रहा होगा। अब तक 4 दिन हो चुके थे उज़्मा को बुनेर में ताहिर के साथ ज़बरदस्ती रहते हुए। उज़्मा ने ताहिर से कहा, उसे एक प्लान, एक आइडिया उसके दिमाग में आया था जो कि काम कर गया। उज़्मा ने ताहिर से कहा कि इस्लामाबाद के अंदर हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन जो है, वहाँ पे उसका एक भाई काम करता है। उसने कहा कि वहाँ मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है अदनान, वो काम करते हैं,
और मैंने जब अपने घर पे बताया है कि हमारी यहाँ पे शादी हो गई और ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मेरे जो भाई हैं उन तक ये खबर पहुँची और वो हमें शगुन देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में एक रस्म होती है कि लड़की के घर से पैसे जो हैं वो लड़के वालों को मिलते हैं। तो इस तरह की उसने बात यहाँ पे बताई और कहा कि करीबन अगर हम इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन में पहुँचे तो वहाँ से हमें वो 1.5 लाख रुपया करीबन देंगे, जो कि ताहिर को उसके काम में मदद कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसने बताई। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि वीज़ा भी जो है आपका भारत जाने के लिए, क्योंकि हम इसके बाद भारत भी जा सकते हैं दोनों, आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी हम इंडियन हाई कमीशन जा सकते हैं इस्लामाबाद में, जिससे कि हम भारत जाएंगे, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि वो ये भांप चुकी थी कि ताहिर और उसका परिवार जो था कहीं ना कहीं लालची किस्म का था। तो उसने इसी पॉइंट को लेते हुए ये पूरा प्लान किया था, ये पूरा उसके आइडिया दिमाग में आया था। महज 1 से 2 दिन के बीच में ही उज़्मा ने ताहिर को मना लिया इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद जाने के लिए। और ये तारीख बताई जाती है 5 मई 2017 की, जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं दोनों। ताहिर को राज़ी कर लिया था उसने। हाई कमीशन पहुंचते ही इंडियन हाई कमीशन में उज़्मा रिसेप्शन विंडो पे जाती है। वहाँ पे जाके जो ऑफिसर बैठे थे उन्हें धीरे से ये कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो जो ऑफिसर थे उन्होंने उज़्मा के चेहरे को जब देखा तो वो समझ चुके थे कि ये किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने उज़्मा को दूसरी विंडो पर बुलाया, इसके बाद कहा कि आप अंदर आ जाइए। इस पूरे वाक़ये के दौरान ताहिर जो था वो पार्किंग एरिया में ही इंडियन हाई कमीशन की वहाँ पे खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ये सोच कर आया था कि वो अपने भाई से यहाँ पे मिलेगी, उन्हें बुलाएगी, जब तक नहीं आते तब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें थी ताहिर के साथ में। जैसे ही उज़्मा अंदर जाती है, अंदर जाते ही वो अपनी कहानी सबको बयान करने लगती है। उसने अपनी कहानी सबको बताना शुरू की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और ये सब सुन के लोग भी सन्न रह गए थे इंडियन हाई कमीशन में, जब उन्होंने सुना कि ऐसे कैसे अचानक से ये लड़की यहाँ पे आ गई पाकिस्तान, दिल्ली से, और इसके बाद में इंडियन हाई कमीशन भी पहुँच गई, वो भी उसी शख्स के साथ में जो कि जस्ट बाहर ही खड़ा हुआ है, जिससे इसकी जान को खतरा है। ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे थी, मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे उस समय इंडियन हाई कमीशन में जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे जेपी सिंह साहब, उन्हें तलब किया गया, उनको बुलाया गया। जेपी सिंह साहब का अब यहाँ पे जब जिक्र हुआ है तो आपको बता दें, 2002 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर जेपी सिंह सर, जिनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा अब तक क्रूशियल सिचुएशंस को हैंडल करने का इंटरनेशनली। जितनी भी जो एक ऐसी पोस्टिंग्स हैं जहाँ पे कई सारे चैलेंजेस होते हैं, टेंशन्स का माहौल होता है, वहाँ पे पोस्टेड रहे और उस समय तक पोस्टेड रहे भी थे। और वहाँ पे उन्होंने चीज़ों को बड़ी बखूबी से, जो फॉरेन रिलेशंस हैं भारत के, उसको हैंडल किया था। अपनी पाकिस्तान की पोस्टिंग से पहले अफगानिस्तान में थे 2008 से 2012 के समय पे, और वो भी वो समय था जब अफगानिस्तान में जो काबुल में एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे 2 बार टेररिस्ट अटैक हुए थे। इस दौरान भी जेपी सिंह साहब वहीं पे थे। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे। जो आप जरांग दिलाराम हाईवे है, जो एक फ्रेंडशिप ब्रिज एक तरह से ट्रेड के लिए ईरान से बनाया गया था, तो इसका भी काम जो था वो उनकी ही देख रेख में हुआ था। इसके अलावा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है अफगानिस्तान की, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक गिफ्ट की तरह दोनों देशों के फ्रेंडशिप के लिए, भारत और अफगानिस्तान के, जिसको बनाया गया था भारत के द्वारा, तो ये भी जो है वो भी अब इसमें इनकी देखरेख में ही हुई थी। तो ये बड़े बड़े जो काम थे ये सब कर चुके थे जेपी सिंह साहब पहले ही। इसके बाद 2014 के बाद से उनकी 2019 तक पाकिस्तान में पोस्टिंग थी डिप्टी हाई कमिश्नर के पद पर, जब उन्हें उनके सामने ये जो केस था उज़्मा का, ये आया था 2017 में 5 मई के आसपास। उज़्मा की उन्होंने पूरी बात सुनी। दोबारा से अपनी कहानी पर आते हैं। उज़्मा की उन्होंने जब पूरी बात सुनी, वो ये समझ चुके थे कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला होने वाला है, और यहाँ पे पहली बात तो उज़्मा पे ही भरोसा करना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि क्या पता कि पाकिस्तान की या आईएसआई की कोई चाल हो, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस तरह का एक मोल सेट करना चाह रही हो कि यहाँ से अपने किसी शख्स को भारत भेज देंगे और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जुटाते रहेंगे। कई सारी चीज़ें थी जिनको वेरीफाई करना ज़रूरी था, लेकिन उज़्मा जो थी वो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उनको उसकी भी सेफ्टी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जेपी सिंह साहब ये मानते थे कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मिशन अब उन्हें मिल चुका है, जिसे उन्हें पूरा करना है। अब जिस वक्त उज़्मा आईएफएस ऑफिसर जेपी सिंह के साथ बातचीत कर रही थी इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के अंदर, उनको अपनी पूरी दास्तान बता रही थी, ताहिर अली इस समय बाहर ही था, हाई कमीशन के वहीं पे खड़ा हुआ था। जेपी सिंह ने उस समय इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उन्हें कॉल किया, उनके ऑफिस में कॉल मिलाया भारत में, उन्हें बताने के लिए कि इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई है। लेकिन सुषमा स्वराज जी उस समय एक मीटिंग में थी, उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
इधर उज़्मा जो थी वो एम्बेसी के अंदर मानने को राज़ी नहीं थी जब उसको कहा गया कि आप ठीक है, अभी आप चली जाइए, अभी वहाँ पे भारत में बात नहीं हो पा रही है, बाद में आप आ जाइएगा। तो उसने ये तक कह दिया था कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं अभी के अभी, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी, चाहे आप मुझे ज़हर दे दीजिए, पर मैं वापस उस व्यक्ति के पास में यहाँ पे नहीं जाऊँगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही टेंस माहौल जो था पूरी एम्बेसी के अंदर बन गया था यहाँ पे हाई कमीशन में। इसके अलावा क्या था कि जेपी सिंह सर ने एक अलग ही डिसीजन लिया। उन्होंने ये कहा कि अब जब ये बाहर ही नहीं जा सकती हैं, उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकती, तो क्या किया जाए। एम्बेसी के अंदर ही उज़्मा के रुकने का इंतजाम कर दिया उस रात के लिए, उस दिन के लिए। उन्हें लगा था कि 1 दिन का 2 दिन का मामला होगा, हो सकता है धीरे धीरे करके उज़्मा वापस अपने घर पे चली जाए या इसका कोई और कंक्लूजन सामने निकल आए, कोई और रिजल्ट निकल आए इस पूरे केस का। पहली रात को उन्होंने वहां पे उज़्मा का एम्बेसी में ही रुकने का प्लान कर दिया। और इसके लिए क्या किया गया कि बाहर जो ताहिर अली खड़ा था, तो उसके पास एम्बेसी के ही एक कपल को उज़्मा के भाई और भाभी बना के भेजा गया। जब उन्होंने समझ लिया था कि उज़्मा ने अपने भाई का ही एग्जाम्पल दिया था, एक प्लान जो बताया था ताहिर को, तो उन्होंने एम्बेसी के ही एक कपल को भेजा कि आप उज़्मा के भाई और भाभी की तरह रिएक्ट करके बात करिएगा, कवर एज अ अंडर कवर बात करिएगा ताहिर से, और उन्हें बताइएगा कि उज़्मा आज हमारे साथ नहीं रहेगी। तो ये दोनों जो कपल थे बाहर जाके ताहिर से मिलते हैं, कहते हैं कि उज़्मा जो है वो आज हमारे साथ में रहेगी, आप वापस चले जाइए। लेकिन ताहिर जो था वो शातिर तो था ही, उसे समझ आ गया था कि वो यहाँ पे फंस सकता है और उज़्मा को बिना वापस लिए वो अपने घर पे नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो इसलिए ताहिर का ये देखा गया कि वो कभी आता था एम्बेसी के बाहर, वहाँ पे रहता था, कभी बाहर चला जाता था, फिर से वापस वहीं पे दिखता था। तो ये सारी चीज़ें थी कि उसने रेकी करना नहीं छोड़ा एम्बेसी की, जब तक उज़्मा वहाँ पे रही है। यहाँ भारत में अगला दिन आया। अगले दिन सुषमा स्वराज जी जो थी, उन्होंने वापस कॉल किया, वापस उनसे बातचीत हो पाई। उन्होंने सबसे पहली बात कही जेपी सिंह साहब को कि उज़्मा के सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, जितनी भी उसकी आइडेंटिटी है एज अ इंडियन नेशनल, क्या वो भारत की नागरिक है भी या नहीं, या ये कोई प्लॉट है आईएसआई का, या ये कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले इसे वेरीफाई करिए। इसके बाद थॉरोली चेक किया गया पासपोर्ट को उज़्मा के। उसने जो एक आइडेंटिटी अपने भाई की बताई थी भारत के अंदर दिल्ली में, उसकी आइडेंटिटी चेक की गई, उसका एड्रेस पूरा चेक किया गया, कहाँ पे एड्रेस है, क्या वो वाकई में ऐसा कोई व्यक्ति है या नहीं। कई सारी चीज़ें इसके अलावा और चेक की गई, और जब ये पूरा कंफर्म हो चुका था कि उज़्मा भारत की ही नागरिक है, भारत की रहने वाली है, जो कि इसी तरह से पाकिस्तान पहुंची थी और ताहिर ने वहाँ उससे ज़बरदस्ती शादी की है और यहाँ उससे ज़बरन रखना चाहता है। इसके बाद सुषमा स्वराज जी का जो इंस्ट्रक्शन था, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन ये दिया गया था जेपी सिंह साहब को कि चाहे इस लड़की को, ये भारत की बेटी है, चाहे उसे हमें एम्बेसी के अंदर 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 या 2 साल भी रखना पड़े तब भी हम रखेंगे, लेकिन उसे बाहर नहीं भेजेंगे, हमें इसे वापस भारत लाना है। तो अब ये केस जब आगे बढ़ा तो इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान की कुछ अथॉरिटी से बात की, उनके साथ सलाह मशवरा किया, उनसे भी गाइडेंस लिया, उनकी एडवाइस ली इस पूरे मुद्दे पे, इस केस पे क्या करना चाहिए। और इसी के तहत 7 मई का दिन था, 2 दिन तक अभी तक हो चुके थे उज़्मा को रहते हुए इंडियन एम्बेसी के अंदर ही, वहीं पे उसको रखा जा रहा था, उसको काउंसिल किया जा रहा था, शांत किया जा रहा था। 7 मई का दिन जो था, उस दिन एक लोकल कोर्ट में इंडियन ऑफिसर्स जो थे हाई कमीशन के, उज़्मा के साथ जाते हैं और कोर्ट के सामने उज़्मा केस फाइल करती है ताहिर अली के ऊपर, और ये कहती है उसमें, उसने कहा कि ताहिर ने फोर्सफुली उससे शादी की है यहाँ पे गन पॉइंट पर, इसके अलावा उसके साथ में असॉल्ट किया है, उसे टॉर्चर किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसने कहा अंडर सेक्शन 506 ऑफ मिलिट्री एक्ट पाकिस्तान का, यहाँ पे ताहिर के ऊपर एक मुकदमा जो था वो दायर हो चुका था। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद करीबन 5 से 6 दिन निकल जाते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, कुछ पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को बनाना था उज़्मा के, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इस बीच में उज़्मा रहती तो एम्बेसी के अंदर ही रही, लेकिन लगातार बाहर ये देखा गया कि ताहिर अली जो है वो हर अगले दिन अपने कुछ लोगों के साथ एम्बेसी के बाहर आता था। उसके बाद वहाँ पे उनके पास हथियार भी होते थे और उन हथियारों को पॉइंट करते थे ये लोग एम्बेसी के गार्ड्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लगातार वहाँ पे चल रही थी। इस बीच 2 अलग नई चीज़ें भी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच। एक तो क्या हुआ था कि एक सस्पेक्टेड रॉ एजेंट थे जिनको पाकिस्तान ने पकड़ के रखा हुआ था, और उसके बाद में उनका एग्जीक्यूशन था जो था, उस पर स्टे लगा दिया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। पाकिस्तान इससे ही बौखलाया हुआ था। दूसरी चीज़, बड़ी जो मुसीबत थी वो ये थी कि ताहिर ने, जब उसने देखा कि लोकल कोर्ट में उज़्मा ने जाके अपील की है, यहाँ पे उसके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया है ताहिर के ऊपर, तो ये जो ताहिर था वो जाता है एक अदालत में पाकिस्तान के अंदर ही, और वहाँ पे जाके ये भी अपील कर देता है या अपना एक पिटीशन फाइल करता है और कहता है कि इंडियन हाई कमीशन ने मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को बंदी बना के रखा हुआ है, फोर्सफुली यहाँ पे उन्होंने उसको रखा हुआ है, जो जिससे मैंने शादी की है और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें अब ताहिर की तरफ से भी एक लीगल
जो केस था वो भी आ चुका था सामने। जेपी सिंह साहब को जब ये पता चला, आईएफएस ऑफिसर जेपी सिंह सर, उनको जब ये पता चला तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हुए मई 12 की ये बात बताई जाती है, 11 से 12 मई के आसपास की, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, यहाँ पे जाके इस पूरे केस को सामने बता देते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें दो बड़ी चीज़ें थी इस केस के अंदर जो कि एज अ आईएफएस ऑफिसर उन्हें ध्यान में रखनी थी। पहली बात तो ये कि अक्यूज़ यहाँ पे किया जा रहा था एक पाकिस्तानी सिटीज़न को, यानी ताहिर अली को। ये बताया जा रहा था कि ताहिर अली ने भारत की एक लड़की को यहाँ पे बंधक बना के रखा हुआ है, फोर्सफुली उससे शादी की है। तो एक बड़ा केस था, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे दोनों नेशंस के बीच में, भारत पाकिस्तान के, इसको भी बिगाड़ा जा सकता था यहाँ पे इस एक पॉइंट की वजह से। ताहिर अली, ये जो जेपी सिंह साहब थे, उनको इसके अलावा ये भी ध्यान रखना था कि उज़्मा की सेफ्टी पर कोई बात ना आए, वो सेफली यहाँ पे रहे, उसके जो राइट्स हैं वो उसको, जो उसके हक हैं, अधिकार हैं, वो उसको मिलने चाहिए और सेफली अपने देश भारत वापस लौटनी चाहिए। तो सारी चीज़ें थी। इसके लिए उन्होंने अपने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो काउंटर पार्ट्स थे उनके, जेपी सिंह सर के, उनसे ही बातचीत की लगातार इस मुद्दे पर, उनके भी गाइडेंस जो था वो सब लिया। ताहिर अली ने इसके बाद क्या किया कि अब जब कोर्ट में मामला पहुंच गया था तो ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि उज़्मा सामने प्रेजेंट हो। उज़्मा कोर्ट में जब ये केस चल रहा है तो सामने आ क्यों नहीं रही है, क्यों उसकी तरफ से लोग आते हैं या उसके जो बयान है वो प्राइवेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हैं। उसने कहा कि उज़्मा की प्रेजेंस होनी चाहिए यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये जानता था कि उज़्मा की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई कमीशन की तरफ से भी लगातार कहा गया कि इस तरह की चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। उस्मान की तरफ से एक काउंटर एप्लीकेशन, एक काउंटर पिटीशन जो थी वो डलवाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये जितना भी काम था, ये सब कुछ इसको ओवरसॉ कर रहे थे, इसको पूरी तरह से देख रहे थे जेपी सिंह साहब, जो कि आईएफएस ऑफिसर थे, जिनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है इस पूरे रेस्क्यू मिशन के अंदर, इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के अंदर। तो डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के जेपी सिंह सर, उन्होंने क्या किया कि ये सब देखते हुए चीज़ों को ये कहा कि अब सीधा उज़्मा की एक पिटीशन सामने आनी चाहिए कि वो भारत वापस जाना चाहती है और वो यहाँ पे ये फोर्सफुल मैरिज में रहना ही नहीं चाहती। लीगल रिप्रेजेंटेशन जितना भी उज़्मा का था, जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी चीज़ों को प्रिपेयर करना था, ये सब कुछ वो देख रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में कौन से अच्छे लॉयर्स हैं जिनको, जो उज़्मा को मिलने चाहिए, ये सब भी वो देख रहे थे। सारी चीज़ें करने के बाद उज़्मा की जो फाइनल पिटीशन थी उसमें ये लिखा गया कि उज़्मा रिक्वेस्ट करती है कि उसको इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ, क्योंकि ताहिर ने उसके पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए हैं, तो यहाँ पे उसे डुप्लीकेट इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ, जिसकी वजह से, जिसके बाद वो भारत वापस जा पाए। ताहिर ने यहाँ पे ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके बुनेर में और डागर में यहाँ पे आप जाके तहकीकात करिए, देखिए कि हमने पूरे गवाहों के मद्देनज़र यहाँ पे शादी की है उज़्मा से, उसको फोर्सफुली कोई कुछ नहीं किया गया है। ताहिर का ये पिटीशन था, दोनों चीज़ें सामने थी। लेकिन इसके बाद फाइनल प्रोसीडिंग का समय आता है, फाइनल जजमेंट का समय आता है। 22 और 23 मई की बात बताई जाती है 2017। अब तक करीबन आप देखिए 18 दिन हो चुके हैं। 22 मई 23 मई के आसपास की बात है, फाइनल हियरिंग होती है और इस फाइनल हियरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ये कहा कि उज़्मा को उसके देश वापस भेजा जाएगा। ताहिर की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाता है। उज़्मा को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी के साथ में उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री को ये कहा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इंडियन हाई कमीशन का सपोर्ट किया जाए। उज़्मा को वाघा बॉर्डर जहाँ से वो आई थी वहीं से वापस भारत भेजा जाएगा और इसी के साथ में अभी जितना भी समय वो यहाँ पर रहेगी, एम्बेसी की तरफ से उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, वहाँ से वो गाड़ी में उसके आसपास जो एस्कॉर्ट, जो उसको गार्ड्स रहेंगे वो एस्कॉर्ट करते हुए चलेंगे, आर्म्ड गार्ड रहेंगे उसके पास में। ये सारी चीज़ें दी जाती हैं उज़्मा को। इसके साथ में ये फाइनल हो चुका था कि अब वो भारत वापस आएगी। लेकिन इस बीच में एक और दिन उज़्मा को पाकिस्तान में रहना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए, सुषमा स्वराज जी चाहती थी, जब उन्हें ये सब पता चल गया था, इसकी लगातार वो अपडेट भी ले रही थी भारत से, लेकिन सुषमा स्वराज जी ये चाहती थी कि उज़्मा को हाल के हाल एकदम जिस दिन ये फैसला आए उसी दिन वापस लाना है भारत में। ये फैसला जो था, ये जो कोर्ट की पेपर की कॉपी थी, करीबन 2:30 बजे 23 मई के आसपास मिलती है जेपी सिंह साहब को कि उज़्मा को भारत भेजा जा सकता है। लेकिन 2:30 बजे का समय वो समय था जब वाघा बॉर्डर के जो गेट हैं उनका क्लोजिंग टाइम सिर्फ 1 घंटे दूर था और 1 घंटे में वाघा बॉर्डर पहुंचना मुश्किल था, नामुमकिन था, नहीं पहुंचा जा सकता था जिस जगह पे लोग थे यहाँ से। इसकी वजह से एक दिन और एम्बेसी में ही उज़्मा को रुकना पड़ा, लेकिन उसका जो रास्ता था वो पूरी तरह साफ था भारत आने का। अगले दिन 24 मई का जो दिन था, जेपी सिंह साहब
रात में करीबन 2:30 से पौने 3 बजे के आसपास में ही उज़्मा को लेकर निकल जाते हैं वाघा बॉर्डर की तरफ। कार में ये लोग सवार थे, पहुंचते हैं और सुबह करीबन 7:30 बजे तक ये पहुंच भी गए थे वाघा बॉर्डर पर, यानी कि इस बार 2 घंटे पहले ही गेट खुलने से। जैसे ही 9:30 बजे गेट खुलते हैं वाघा बॉर्डर के, उज़्मा पाकिस्तान से भारत एंटर कर चुकी थी, भारत में एक बार फिर से दाखिल हो चुकी थी। परिवार को जब ये बात बताई गई वो खुशी से झूम उठे। सुषमा स्वराज जी ने सुबह सुबह ट्वीट करके बताया देश को कि हमारी भारत की जो बेटी पहुंच गई थी पाकिस्तान, उसे हम भारत वापस ले आए हैं। ये सारी चीज़ें थी। उज़्मा इसके बाद दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद में दिल्ली के जवाहर भवन में, जहाँ पे सुषमा स्वराज जी मौजूद थी, उज़्मा के परिवार वाले, उसके अंकल आंटी, उसकी बेटी, वो मौजूद थे। ये सभी वहाँ पे एक तस्वीरें जो हैं वो सो आप देख सकते हैं, गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। तो ये सब तस्वीरें वहाँ पे उसके बाद क्लिक कराई जाती हैं। उज़्मा ने कहा कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ सुषमा स्वराज जी की वजह से हूँ। पाकिस्तान जाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन वहाँ से आना उससे कई ज़्यादा टफ़ है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, उसने इस तरह की बात कही थी यहाँ पे, और ये बताया था कि आप कभी भी इस तरह के बहकावे में ना आए। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाद में उज़्मा ने अपना दिल्ली में ही एक ब्यूटी पार्लर खोला, ये सारी चीज़ें चली। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तान में ताहिर जो था, उसने न्यूज़ चैनल्स के सामने अलग अलग अपनी दलीलें रखना शुरू किया। उसने क्लेम करना शुरू किया कि दरअसल ये सब कुछ झूठ है जो कि उज़्मा ने बताया है। ताहिर लगातार कहता है कि हम लोग मलेशिया में 2 महीने साथ में रहे थे। उज़्मा मुझे मलेशिया में तब मिली थी जब वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ काम की तलाश में आई थी। रहने के लिए उसके पास जगह नहीं थी, तो उसने तब हमारी मुलाकात हुई और मैंने उसे ऑफ़र किया था कि हम साथ में रह सकते हैं, तुम मेरी जगह पे यहाँ भी रह सकती हो। 2 महीने हम लोग साथ में रहे और उन 2 महीने में मैंने उसे अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में, कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, 4 बच्चे हैं, ये भी बताया है। इसके अलावा मैंने उसे अपने पश्तून जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं, पर्दा करके रहना पड़ेगा तुम्हें अगर पाकिस्तान में आती हो, मेरे साथ रहती हो तो, ये सारी चीज़ें ही बताई थी। इसके अलावा उसने इंडियन हाई कमीशन पे भी आरोप लगाया। उसने कहा कि हाई कमीशन में उज़्मा को अंदर बुला लिया गया, लेकिन उसके बाद मैं जब बाहर रहा सारा समय, तो मुझसे कहा गया कि आपकी उज़्मा से पहले मीटिंग कराएंगे, उसके बाद फ़ोन पर बात कराएंगे। वो आपसे मिल नहीं सकती, लेकिन आपकी लगातार जो भी बात कराने के वादे थे, कभी भी मेरी उससे बात नहीं कराई गई, मुझे मिलवाया नहीं गया। यहाँ तक कि ताहिर ने कुछ व्हाट्सएप चैट भी दिखाई थी कि उज़्मा जिसमें बता रही है ताहिर को कि जब वो भारत में रहती थी, कि उज़्मा ने अपने भाई से बात कराई ताहिर की, लेकिन ताहिर से ये कहा था कि तुम अपनी मैरिटल स्टेटस के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन में बताना कि तुम ग्रेजुएट हो, और मैरिटल स्टेटस का मत बताना कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारे 4 बच्चे हैं। तो जब भी मेरे भाई से बात करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह की कुछ चैट्स थी जो कि उज़्मा की दिखाई थी, लेकिन इन बातों का कोई बेस नहीं है। ये बातें जो थीं ताहिर के द्वारा लगातार की गई, लेकिन जब तहकीकात सारी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो सामने वो है जो हमने आपको बताया कि ताहिर ने गन पॉइंट पर उज़्मा से शादी की थी और ये सारी चीज़ें हुई थी। आईएफएस ऑफिसर जेपी सिंह साहब का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहा है भारत की बेटी उज़्मा को वापस भारत लाने में, और यही सब है जिस पर एक मूवी द डिप्लोमेट बनाई गई है। खैर, जेपी सिंह साहब जब अपनी पोस्टिंग के बाद डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान इस्लामाबाद, इस पोस्ट से जब वो भारत वापस आए दिल्ली में, तो उन्हें एक और बहुत बड़ी क्रूशियल पोजीशन दी गई। उन्हें जेएस बनाया गया, पीआई डिवीज़न का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और यहाँ पे इसके बाद इस रोल में उनके इंक्लूडेड था कि उन्हें बैक चैनल्स बनाने थे, बैक चैनल्स को स्टार्ट करना था विद तालिबान। तो ये सारी चीज़ें थी। फ़िलहाल हाल ही में अर्ली 2024 में एम्बेसडर बनाए गए हैं, इंडियन एम्बेसडर टू इज़राइल, जेपी सिंह सर। और एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़े की फिगर हैं भारत के, लगातार सर्व कर रहे हैं, और उनके इस सर्विस के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो हमने आपको बताया कैसे ये जो द डिप्लोमेट एक फ़िल्म है, उसकी असल हकीकत, असल में चीज़ें जो थी वो कैसे हुई थी, क्या ये पूरा केस था, कैसे एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन था, पाकिस्तान के एक लव ट्रैप से कैसे निकाला गया था उस्मा अहमद को, दिल्ली की एक लड़की कैसे पाकिस्तान पहुंच जाती और क्या क्या चीज़ें हुई। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, पूरा आपने देखा होगा। इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको एपिसोड। इसके अलावा आपकी कौन सी रिक्वेस्ट हैं वो सब आप बता सकते हैं। आपसे हर अगले वीडियो पर आपकी रिक्वेस्ट देखी जाएंगी। जो टॉपिक अच्छे होंगे, जो हमारी म्यूचुअल एक व्यू पॉइंट है वो बैठेगा साथ, तो उन पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं आप। इसके अलावा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं अगर आपको ये सब रिसर्च मटेरियल चाहिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल्स अलग अलग चाहिए,
तो ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहाँ पे जुड़िए, एक अलग अपनी कम्युनिटी बनेगी, वहाँ पे हम बातचीत किया करेंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।